का स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो आपका 7 है इंटरनेट, इससे स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बता चुका, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है और इसके अंदर जो टॉपिक है ना वो आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए इसकी वेटेज भी बढ़ी हुई है ताकि बच्चे। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ पहले, हमारे इसमें CS में ये टॉपिक है क्यों, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि आपको ये कोई प्रोग्रामर नहीं बना रहे कि आपको कोडिंग आ जाए और IT पूरी सीख जाए। इनका लॉजिक ये नहीं है, इनका लॉजिक ये है जब आप कंप्लीटेड CS बन जाओ और कहीं किसी सीनियर पोजीशन पर बैठे हो, ठीक है, और आपके सामने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई IT से रिलेटेड कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आपको ये लगे कि मुझे टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आपको कंप्लीट ना है लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सामने वाला बंदा आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि आपको अगर कुछ नहीं पता ना तो आपको जो बोलेगा आपको वो सही लगेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है और आपके सामने प्रॉब्लम आ गई तो आप थोड़ा रिसर्च करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, ताकि आपको उस सीनियर पोजीशन पे पहुंचने के बाद में कोई एक आपके यहाँ पे एक आपसे नीचे जूनियर लेवल पे कोई IT से रिलेटेड एम्प्लॉई है, वो आपको मैनिपुलेट ना कर सके कुछ भी बता के। इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए आपको इसी माइंडसेट से काम करना है कि इस सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर है, XYZ कोई भी चैप्टर है, मैं उसका कंप्लीटली नहीं जानूंगा या फिर एक एक कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता होगा, लेकिन मुझे बेसिक आइडिया जरूर होगा कि एक्चुअल में है क्या। प्रोग्रामिंग में मैं प्रोग्रामिंग नहीं सीखूंगा, लेकिन मुझे ये पता होगा कि प्रोग्रामिंग होती कैसे है, प्रोग्रामिंग में होता क्या है। वेबसाइट बनानी नहीं सीखूंगा मैं इंटरनेट के अंदर, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर वेबसाइट बनानी है तो एक्चुअल में चाहिए क्या होता है। ये नहीं कि मेरे को सामने वाला बंदा कोई आके कुछ बता के चला जाए कि भैया ये नहीं ये होता है इसमें, तो फिर आप मैनिपुलेट हो जाओ। तो वो मोटिव नहीं है, आपका मोटिव ये है कि आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या होती है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इसी चीज़ का है। आप ये सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड कम हो जाएगी, अभी तो इसकी डिमांड शुरू हुई है। जब बढ़नी शुरू होगी ना, अल्टीमेट कह सकते हैं ना कि एक एक चीज़ आपकी कंप्लीटली कंप्यूटर पर डिपेंड हो जाएगी, एक एक चीज़, ठीक है ना। अभी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आधा घंटा 1 घंटा इसी चीज़ पर बोलने लगूँ, उससे फ़ायदा नहीं है। अभी अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट सबसे पहली चीज़ मैं आपको पढ़ाने का तरीका बताता हूँ कि मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा क्या। इसमें मेन ये होगा कि मैं चैप्टर के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा कि एक्चुअल में चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा, कोई भी मुझे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा, वो मैं यहाँ पर आपका डिस्कशन करूँगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए मैं आपका इसमें 100% नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि ना ही पॉसिबल है इतने कम टाइम में, और ना ही टाइम बचा हुआ कि मैं आपको यहाँ पर 100% पढ़ाऊँ। लेकिन हाँ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया, आपको कुछ नहीं आता तो आप 40, 50, 60 तक भी जा सकते हो अगर आपने खुद मेहनत अच्छे से कर ली, एक एक चीज़ समझ में आ गई, वीडियो पूरा देख लिया। तो अगर आप 40-50 पे हो तो 60+ पहुंच जाओगे, पक्की बात है, ठीक है ना। तो इसलिए अब करते हैं शुरू। सबसे पहली चीज़, आपका जो चैप्टर है इंटरनेट, सबसे पहली बात तो आपको इंटरनेट पता होना चाहिए। इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट पता आप सबको है, आप सब फ़ोन में चला रहे हो इंटरनेट की वजह से तो वीडियो देख पा रहे हो, पता सबको है। लेकिन आपको इसको लिखना पड़ जाए ना कि व्हाट इज़ इंटरनेट, आपके पास वर्ड नहीं मिलेगी कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। पता सब कुछ है, IT की खासियत ही यही है कि आपको एक एक चीज़ का पता है, लेकिन आपके पास वर्ड नहीं होगी कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। लेकिन मैं आपको उसके लिए एक थोड़ी ट्रिक बताता हूँ कि कभी ट्रिक वाली वीडियो चल रही है तो ट्रिक ही आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंटरनेट है, इसमें कोई चीज़ की वर्ड जो है वो मैटर करते हैं, बाकी आप कंप्लीटली एग्जाम्पल में अपना क्वेश्चन ख़त्म कर दोगे जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको इंटरनेट का बताता हूँ, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज़ इंटरनेट, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, ये टेक्निकल टर्म होगी, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोला जाता है, डन। ये दो होगी इसमें टेक्निकल। अगर आपने इसको एज ए सेंटेंस फ्रेम किया तो आप 3 से 4 लाइन में इसको बना दोगे, मुझे पक्का पता है। आप इसको बना दिया 3 से 4 लाइन में, आपके पास क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का।
आपको सिर्फ इतना ही पता है, ये 3 या 4 लाइन आती है आपको, और आपको पूरा पेज भरना है, तो आप कैसे करोगे? मैं बताता हूँ उसका तरीका आपको कैसे करना है, ठीक है ना। पहली चीज़, ये 3-4 लाइन में जो आपकी टेक्निकल है, ये आपकी स्टार्टिंग में आ जानी चाहिए। चलो आ गई, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपको पता है कि ये मैं लिख चुका। उसके बाद में आप एग्जाम्पल लिखोगे। एग्जाम्पल लिखोगे कि इंटरनेट से पहले क्या हुआ करता था, कम्युनिकेशन में आपके लिए सिर्फ एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, उसमें हम फेस टू फेस बात नहीं किया करते थे। जब से इंटरनेट आया तो हम इंटरनेट की हेल्प से हम वीडियो कॉल करना भी आसान हो चुका है, बाकी डेटा एक्सचेंज करना भी। पहले क्या हुआ करता था, चिट्ठियाँ जाया करती थी, अब मेल जाते हैं, ठीक है ना। ये आप एग्जाम्पल लिखोगे तो आपका आधा पेज फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, आप एक हेडिंग और बनाओगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, यानी कि यूजेस ऑफ इंटरनेट। आप देख सकते हो कि इंटरनेट का यूज़ आज के टाइम में कहाँ हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है। अभी हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में हो रहा है। चलो पहली चीज़ ख़त्म। दूसरी चीज़, ई कॉमर्स। आप देख रहे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, आप इस सबसे प्रोडक्ट खरीद रहे बेच रहे हो, तो वो भी इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। चलो थर्ड चीज़, कम्युनिकेशन। ये वीडियो कॉल हो रही है, कॉल हो रही है, कहीं ना कहीं सब कुछ इंटरनेट के बेस पर है। थर्ड हो गई कंप्लीट। फोर्थ, रिसर्च। रिसर्च में भी इसका यूज़ होता है। कंप्यूटर में रिसर्च में कंप्यूटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि दुनिया इतनी आगे चली गई है। अगर हम कंप्यूटर की हेल्प नहीं लेंगे रिसर्च में तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हम रिसर्च ही क्या करेंगे फिर, ठीक है ना। चलो मैं आपको बता चुका। अगर आपको 2 या 3 लाइनें पता है, उसके बाद आप पूरा पेज कैसे भर सकते हो, क्लियर। चलो अब आता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। पता सबको है वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, क्योंकि वेबसाइट कोई भी खोलता है www.youtube.com, डब्ल्यू स्टार्टिंग में तो लग गया www, लेकिन पता है नहीं ये है क्या। चलो मैं बताता हूँ इसका है क्या, इसको सोचना कैसे है। जो इसके अंदर मेन चीज़ है, कीवर्ड क्या है इसका, देखो www क्या है, कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेबसाइट्स। इसके अंदर पब्लिक वेबसाइट्स है, ये इसके अंदर इकट्ठा है सारी वेबसाइट्स। अगर इसके अंदर नहीं होती तो हमें www लगाने की नीड ही नहीं थी, ठीक है ना। और इससे पहले आप देखते हो कि HTTP करके लिख के आता है, वो आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। उसी की वजह से आपका डेटा एक्सचेंज होता है, क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल भी होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई भी मैनिपुलेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देगा और उसका सोर्स भी कैप्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हर कंप्यूटर का एक यूनिक IP होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, हर मोबाइल के अंदर होता है, ताकि हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेस कर सकें कि एक्चुअल में जनरेट कहाँ से हुई है। अगर IP नहीं होगा तो हम उसको जनरेट नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे कि ये एक्चुअल में आई कहाँ से इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। चलो मैं आपको WWW होता है कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेबसाइट्स, ठीक है। अगर आपको इसको लिखना है अपने बुक एग्ज़ाम में लिखना है, इसको कैसे लिखोगे, WWW इज़ ए कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेबसाइट्स। इतना हो गया डन, एक लाइन मैंने आपको बता दी टेक्निकल। फिर वी कैन एक्सेस पब्लिक वेबसाइट्स विद हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र तो चाहिए आपको, क्रोम चाहिए, मोजिला चाहिए, फायरफॉक्स चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर चाहिए, कुछ भी चाहिए, UC ब्राउज़र चाहिए, ओपेरा मिनी चाहिए, तो ब्राउज़र तो चाहिए, ठीक है। विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट तो चाहिए, तब तक इंटरनेट नहीं होगा तो आप एक्सेस कैसे करोगे। चलो फिर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। आप देखते हो कहीं पर भी आप क्लिक करते हो, क्लिक करते दूसरा पेज ओपन होता है, वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन शो नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन वहीं पर है, वो शॉर्ट में वो बड़ी होकर दिख जाए, लेकिन वो होती है वेब पेजेस की फॉर्म में, उसको वेब पेजेस बोलते हैं। अब मैं इसको आपको कलेक्ट करके बता दूँ कि हमने एक्चुअली में पढ़ा क्या। WWW क्या है, कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेबसाइट, जो कि वेब ब्राउज़र से हम एक्सेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंटरनेट इन फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। आप इतना लिखना और एक एग्जांपल दे के आ जाना। आप इसमें ये भी दे सकते हो कि वेब ब्राउज़र कौन से है आपके, आप थोड़ा बहुत अपने पास से बना के लिख सकते हो। मेन मोटिव आप इंस्टीट्यूट का ध्यान रखना, वो आपको मैनिपुलेट नहीं होने देना चाहते आने वाली लाइफ में। अगर आपको उन्हें लग गया ना, उनको टेक्निकल लैंग्वेज नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रख लो आप। उन्हें ये नहीं चाहिए, उन्हें आपको प्रोग्रामर नहीं बनाना, लेकिन उनको ये ज़रूर बनाना है कि अगर आपके सामने WWW आ जाए तो सामने वाला बंदा आपको ये कह के चला जाएगा कि भैया ये क्या होता है, ये तो एक वेबसाइट है। तो आपको ये पता होना चाहिए नहीं,
ये कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेबसाइट है, आप उसको ये कह सको, वो आपको मैनिपुलेट ना कर सके। इंस्टीट्यूट का मोटिव सिर्फ इतना है। चलो अब आती है बात इंट्रानेट की। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट होता है आपका एक प्राइवेट नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने ट्रेनिंग में हो या फिर आप कहीं किसी ऑफिस में गए होगे, आप देख सकते हो कि एक मेन सर्वर होता है, उसके अंदर आपकी फाइल्स होती है किसी, और वो सब कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, किसी को भी कोई डेटा सेव करना है तो वो उसमें करेगा, और उसको लेना है तो उसी से लेगा, या कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो वहाँ पर जाएगी, वहीं से हम एक्सेस करेंगे, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। चलो डन। एक्स्ट्रानेट क्या हो गया? एक्स्ट्रानेट एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क है, लेकिन इसमें हम एक्सेस बढ़ा देते हैं। इंटरनेट विदाउट हेल्प ऑफ इंटरनेट हो सकता है, बट एक्स्ट्रानेट को अगर हम उसका दायरा बढ़ा रहे हैं तो उसमें इंटरनेट की हेल्प लगेगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रानेट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, हम कहीं ना कहीं बैंकिंग के सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग का डाटा हम चाहते हैं कि हमारे पास आए, हम एक्सेस करें उसको। जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो उसमें इंटरनेट की हेल्प लगेगी, तो उसमें एक लिमिटेड एक्सेस मिल गया लिमिटेड लोगों को। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। डन। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, क्या क्या हो सकती है। एजुकेशन हो सकती है, रिसर्च हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, ई कॉमर्स हो सकती है। अब बाकी आपको जो दिखे वो लगा दो, बैंकिंग सिस्टम लगा दो, वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट में आ जाएगा। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मैं आपको बता चुका। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस करना। ठीक है, ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना। आप ना टर्म्स को समझोगे एक्चुअल में कहना क्या चाहती। आपको नहीं भी समझ में आए ना, उसको एग्जाम, आप जितना आपको समझ में आए उतना लिख देना, बाकी एग्जाम्पल लिख के आ जाना, तब भी आपका काम हो जाएगा। पूरा नहीं होगा, आधा तो हो ही जाएगा। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में आप एक चीज़ देख कर डर जाते हो, B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, C2C, C2B। इसमें क्योंकि टेक्निकल हो गया एक तरीके से, और है कुछ नहीं। अगर आपको पता है ना कि B2B की फुल फॉर्म क्या है, तो आप पूरा लिख दोगे, खुद ही बना के लिख दोगे। मैं आपको बताता हूँ कि पहली चीज़ है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, डन। यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, और बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो। यानी कि इधर भी बिजनेस वाला है, मतलब इसको बिजनेस करना है, दूसरा भी बिजनेस करने वाला है। जब इन दोनों के बीच में सर्विसेज एक्सचेंज होती है, प्रोडक्ट एक्सचेंज होता है, उसको B2B बिजनेस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका अलीबाबा, ये चाइनीज़ वेबसाइट है, आप उसको छोड़ो चाइनीज़ को, ट्रेड इंडिया, ट्रेड इंडिया आपकी ये बिजनेसेस के लिए बनी वेबसाइट है, जो कि आपको कोई आपको मशीनरी चाहिए, आपको कुछ भी मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मशीन या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है, आप ट्रेड इंडिया पे जाकर एक्सेस कर सकते हो। वो भी बिजनेस है, आप भी बिजनेस वाले, तो B2B हो गया। चलो B2C, B2C में हम ऑलरेडी सब डिस्कशन कर ही रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की नीड नहीं है। चलो C2C, C2C का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप खुद समझ जाओगे। OLX, कस्टमर प्रोडक्ट अपलोड कर रहा है, कस्टमर ही प्रोडक्ट ले रहा है, तो वो हो गया आपका C2C। डन डन। अब आता है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर बिजनेस के पास कैसे जाते हैं बताओ? ट्रू वैल्यू, आप देखते हो आपको अपनी कार बेचनी है, आप कस्टमर हो, उसके लिए कस्टमर हो, लेकिन हो तो कस्टमर है ना, एंड यूज़र तो आप ही हो, क्योंकि वो बेचते भी आपको, फिर वो B2C हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी कार जाके ट्रू वैल्यू को बेच रहे हो, तो आप C2B हो गए। ठीक है, डन। अब आता है बात नंबर इंटरनेट प्रोटोकॉल से। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके लिए तो TCP/IP, मैंने आपको बता दें इंटरनेट प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि आपका सोर्स पता लग सके कि ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से है। ठीक है, ई कॉमर्स में आपको बता चुका। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ, फिर आप सारी चीज़ समझ जाओगे कि एक्चुअल में है क्या कॉन्सेप्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है? आप ये देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, आप देख सकते हो कि मारुति की कार बन कहाँ पर रही है, कहाँ बन रही है? मारुति का प्लांट है आपका, कहाँ है यार, जमशेदपुर में। किसका है? जमशेदपुर में शायद टाटा का प्लांट है, टाटा का प्लांट है जमशेदपुर में। उसके बाद में अगर यहाँ पर कोई डिमांड आती है कार की, ठीक है, आपके नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में, ठीक है, तो उस चीज़ को एक्सेस कराना उस जगह पर, और वो भी विद इन टाइम, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि आपकी कॉस्ट भी अफेक्ट ना हो।
समझ रहे हो बात को? और आपको वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बरकरार रखना, ताकि आपकी कस्टमर बेस भी, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेनली 3 है इसमें चीज़। तो सप्लाई कि कहीं पर एक जगह, मेन सेंटर की जगह, वहाँ पर से सप्लाई होनी है और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जानी है। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक जगह बहुत ज़्यादा चली गई, एक जगह डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी फिर भी वहाँ पर ज़्यादा चली गई, दूसरी जगह पहुँच ही नहीं पाई। ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक जगह डिमांड आ रही है वहाँ पर आप पहुँचा ही नहीं पाए। सप्लाई चेन, चेन क्या होता है कि आपके ना एक चेन बनानी पड़ती है। मान के चलो कोई बंदा दिल्ली से मुंबई तक जाना है, उसको सप्लाई चेन मतलब कि सप्लाई करनी है कोई चीज़, तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि पहले दिल्ली से मुंबई चला जाएगा, फिर वापस इधर चला जाएगा, फिर उधर चला जाएगा। मतलब कि एक चेन इस तरह की होनी चाहिए कि वो सबको सेटिस्फाई कर सके, बीच में जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है। मैनेजमेंट उसी को बोलते, उन सब चीज़ों को मैनेज करने को बोला जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है क्या। जो कस्टमर केयर होता है ना, इसी को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है ना। अगर किसी को जियो का कोई नेटवर्क यूज़ कर रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली अंबानी को तो बोलेगा नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक तरीके से उन्होंने एक अपना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि कस्टमर को कोई भी परेशानी है तो उन्होंने ना एक ये बनाया हुआ है कि अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है किसी की, तो आप पहले कस्टमर केयर से बात करो। अगर आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, फिर वो आपके सीनियर के पास कॉल ट्रांसफ़र करेंगे अगर वहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ठीक है। अगर वहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप थोड़ा और ऊपर जाओगे। ऐसे करके उन्होंने स्टेजेस बनाई हुई है कि किस प्रॉब्लम को किस सीनियर को या फिर किसके पास तक जाएगी कस्टमर को रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आईसीएसआई की वेबसाइट है वेबसाइट, आपको मॉक टेस्ट डाउनलोड करना है, फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे ICSI.edu और एकेडमिक कॉर्नर में चले जाओगे। वहाँ से आप स्टडी मैट भी डाउनलोड कर लोगे, प्रैक्टिस मैनुअल भी डाउनलोड कर लोगे। तो वो क्या हो रहा है, वो डेटा इंटरचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। तो उन्होंने एक पब्लिक डोमेन पे डेटा अपलोड कर दिया है ताकि कोई भी मतलब कि उनका स्टूडेंट उसको यूज़ कर सके। तो यही आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी समझ में आना एग्जाम में क्या लिखना है टेक्निकली, आप एग्जाम्पल तो लिख ही देना। ठीक है ना, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये आप सबको पता है कि ऑलरेडी होता क्या है। ठीक है। हम विद हेल्प ऑफ इंटरनेट अगर कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र बोला जाता है। ये कैसे, आप IMPS का यूज़ करो, NEFT का यूज़ करो, RTGS का यूज़ करो, UPI से भेजो, सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में आएगा। इसके लिए पेमेंट गेटवे चाहिए होता है जिससे आपकी पेमेंट सिक्योर हो जाती है। ठीक है। मोबाइल कॉमर्स, कॉमर्स हम पढ़ चुके, क्या होता है, बिजनेस करना होता है विद हेल्प ऑफ मोबाइल, वो क्या हो गया आपका मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स के लिए कंपलसरी क्या हो गया आपका, कंपोनेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गए इसके, एक तो मोबाइल होना कंपलसरी है, इंटरनेट होना कंपलसरी है, बायर होना कंपलसरी है, सेलर होना कंपलसरी है, एक यूज़र इंटरफेस होना जरूरी है। यानी कि अगर फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन नहीं होगी, वेबसाइट नहीं होगी, तो आप परचेज़ कैसे कर लोगे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। डन। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ क्या है, अगर आपके पास आ जाए, आपको पता है कि आपके फ़ोन में ब्लूटूथ है, आप लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। इसके लिए 2 से 3 चीज़ याद रखना। ये 1994 में इन्वेंट हुई थी, एरिक्सन ने इसको इन्वेंट किया था। और इसमें डेटा एक्सचेंज होते हैं यूजिंग रेडियो वेव्स। चलो रेडियो वेव्स याद रहेगा, वाईफाई में भी रेडियो वेव्स यूज़ होती है। पेयर अप टू 8 डिवाइस, यानी मैक्सिमम 8 डिवाइसेस तक पेयर हो सकती है जो एक ब्लूटूथ होती है नॉर्मल। ठीक है। और मैक्सिमम 33 फीट तक ये रन कर सकती है। ये आपको 4 चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा है ना, आपको कुछ नहीं पता, अभी 4 चीज़ें आपको याद है, बाकी बना के लिखो, एक एग्जांपल लिख दो कि हम ब्लूटूथ से क्या करते हैं। हम ब्लूटूथ से फ़ोटो चेंज कर ले दे सकते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, या फिर सॉन्ग एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रही बात, कुछ नहीं से कुछ तो हुआ ना। चलो
अब आता है वाईफाई। ये भी रेडियो वेव से यूज़ होती है एक तरीके से। ये क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की तरह ये काम करता है, ठीक है। इसको डब्लू लैन भी बोला जाता है इसीलिए, क्योंकि वाईफाई में आप देखते हो कि एक राउटर लगा होता है एक जगह और बाकी लोग उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, उसका होता लिमिटेड एक्सेस, लेकिन वो एक इंटरनेट जो तार से आ रहा था उसके लिए उसने एक वायरलेस इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया उस राउटर की हेल्प से, ठीक है। वाईफाई की फुल फॉर्म की तो वाईफाई की फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं वाईफाई फिडेलिटी करके कुछ इस तरह की इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन उसको भी एज ए ट्रेडमार्क बताया गया है IEEE का, ठीक है। चलो, आपके इंटरनेट में जो जो मेन चीज़ें थी वो सब मैं करा चुका। अब मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को भी ध्यान से सुना है ना, इस बात को भी, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई होगी, ठीक है।